जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाएंगे वो किताब स्कूलों में से मिल जाएगा, पढ़ने के लिए ड्रेस स्कूलों में से उसका पैसा मिल जाएगा। साइकिल भी कुछ दिन पहले साइकिल भी मिलता था कि आने जाने में अगर दिक्कत है तो साइकिल से आइए, वो भी व्यवस्था किया गया था। खाने के लिए दोपहर में आपको खाने का भी व्यवस्था किया गया है, भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। तो सारा व्यवस्था तो सरकार खुद ही कर दे रही है, बस खर्च किसका लगेगा? तो कॉपी कलम का लगेगा और आपका समय का खर्च लगेगा। वहाँ पे आप समय वहाँ दे रहे हैं तो आपका समय वहाँ खर्च हो रहा है। तो सारा व्यवस्था तो पहले ही से कर दिया गया है, तो लागत तो कम अबे करेगा। किसका लागत? आम नागरिक का लागत कम आएगा, लेकिन इसका सरकार का बजट ज़्यादा बनेगा। काहे कि हर बच्चों को खाना खिलाना, हर बच्चे को साइकिल बांटना, हर बच्चे को ड्रेस का पैसा देना, तो सरकार का लागत तो लगेगा, लेकिन आम नागरिक का लागत इसमें बहुत कम आती है। तो फायदा हम ही लोगों को चाहिए, तो हम लोग को तो फायदा तो मिल ही रहा है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके क्या उद्देश्य थे, इसे कब लागू किया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारियों को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके सभी जानकारियां आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक उसी तरह से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कौन किए थे, कितने ईस्वी में किए थे, इसके क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान है क्या। तो सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग शॉर्टकट में SSA के नाम से भी जानते हैं। SSA का अर्थ क्या हुआ? सर्व शिक्षा अभियान। तो SSA कहिए और चाहे सर्व शिक्षा अभियान कहिए, दोनों बात बराबर है। अगर इसके शुरुआत की बात की जाए तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 2001 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कौन किए थे? तो स्थापना किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना। अगर इसके नियंत्रण की बात की जाए, मतलब इसको कौन कंट्रोल करता है, किसके हाथों में ये सारा कारोबार रहता है, तो उसका मेन जिम्मेदार कौन होता है? केंद्र सरकार होता है। केंद्र सरकार के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर इसके लक्ष्य की बात किया जाए तो इसके अनेकों लक्ष्य हैं। लक्ष्य का अर्थ होता है कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था 2001 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था। तो इसके अनेकों टारगेट थे। जैसे पहला है 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन। 2003 ईस्वी तक सभी बच्चों का क्या होना चाहिए? नामांकन होना चाहिए। नामांकन का अर्थ क्या होता है? एडमिशन होना चाहिए। कहाँ? सरकारी विद्यालय में। और ये क्या है? सरकारी विद्यालय में ही लागू होता है। इसलिए आप देखे होंगे जितने भी सरकारी विद्यालय होते हैं और उस विद्यालय का जो भवन होता है, उसके मेन जो भवन होता है उस पर इस तरह का एक पेंसिल बना होगा और उस पेंसिल के ऊपर एक लड़का और एक लड़की का चित्र बना होगा। मतलब कि एक लड़का और एक लड़की को बैठाया हुआ चित्र बनाया गया है और नीचे लिखा गया होगा सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का ये क्या है? यही पहचान है। तो सर्व शिक्षा अभियान का पहला उद्देश्य क्या था? 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। दूसरा लक्ष्य क्या था? 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक प्रारंभिक शिक्षा देना। इनका दूसरा टारगेट क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा टारगेट क्या था? 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक प्रारंभिक शिक्षा देना। उनका कहना था कि 2003 तक सबका नामांकन करा लीजिए, 2003 तक सबका नाम लिखा जाना चाहिए, सबका एडमिशन हो जाना चाहिए और 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक प्रारंभिक शिक्षा देना है, अनिवार्य रूप से देना है। कहाँ तक? कक्षा 5 तक। तीसरा उद्देश्य है 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक बालिका एवं सामाजिक अंतरों को समाप्त करना। 2010 तक उनका टारगेट क्या था कि जो भी उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब जैसे मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो उस टाइप के जो विद्यालय हैं वहाँ पे
बालक बालिकाओं के और सामाजिक अंतरों के भेदभाव को समाप्त करना था। सामाजिक अंतर को समाप्त करना था। पहले के ज़माना में देखे होंगे कि गांव के जो लोग होते हैं वो लड़कियों को पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सर्व शिक्षा अभियान लाया गया तो उस समय बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर पढ़ने लगे और सबको समान अधिकार दिया गया। जिस तरह से लड़का पढ़कर डॉक्टर मास्टर वकील बन सकते हैं, ठीक वैसे ही लड़कियाँ भी पढ़कर डॉक्टर मास्टर वकील बन सकती हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा मकसद क्या था? बालक बालिकाओं और सामाजिक अंतरों के भेदभाव जो भी हैं उसको समाप्त कर देना था। कितना ईस्वी तक? 2010 ईस्वी तक। तो ये उनका कुछ टारगेट था, उनका कुछ लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था। अगर हम इसके लाभ की बात करें, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान का लाभ क्या है, तो इसके अनेकों लाभ हैं। पहला लाभ ये है कि यह कार्यक्रम समयबद्ध होता है। पहला लाभ क्या होता है कि यह कार्यक्रम समयबद्ध होता है। समयबद्ध का मतलब भाई देखिए, 2001 में लागू हुआ, 2003 तक सभी बच्चों को नामांकन हो जाना चाहिए, 2007 तक सभी बच्चों को 5वीं क्लास तक शिक्षा देना अनिवार्य होनी चाहिए, 2010 तक भेदभाव को समाप्त कर दिया, और 2010 तक मतलब कि बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर पढ़ने लगे, और उसमें जो भी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं उसमें सब में समान अधिकार दिया गया। लड़का और लड़कियों को उनके भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो ये था उनका टारगेट। तो पहला इसका लाभ क्या है कि यह कार्यक्रम समयबद्ध होता है। समयबद्ध मतलब देख रहे हैं, एक के बाद एक स्टेप 2001 में लागू हुआ, 2003, 2007, 2010, तो ये समयबद्ध तरीके से लागू हुआ है। दूसरा इसका लाभ यह है कि इसमें सबकी भागीदारी होती है। इसमें सबकी भागीदारी होती है। सबकी भागीदारी माने कौन चीज़? इसमें अमीरों के लड़के भी लाभ उठा सकते हैं और गरीबों के लड़के भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गरीब घर के ही बच्चे पढ़ेंगे या सिर्फ अमीर घर के ही बच्चे पढ़ेंगे। इसका लाभ भारत का हर एक नागरिक उठा सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। तो इसमें सबकी भागीदारी होती है। तीसरा इसका लाभ ये है कि इसमें योगदान अपनी स्वेच्छा से होती है। इसमें योगदान अपनी स्वेच्छा से होती है। स्वेच्छा का मतलब होता है स्वयं की इच्छा। आपको प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप सरकारी विद्यालय में जाके पढ़िए और सर्व शिक्षा अभियान का लाभ उठाइए। जरूरी नहीं है। आपको अगर इच्छा है तो सरकारी में पढ़िए, नहीं इच्छा कर रहा है तो जाके आप प्राइवेट में पढ़िए, जाके आप दार्जिलिंग पढ़िए, जाके आप बनारस पढ़िए, जाके आप जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़िए। इसमें आपको अगर स्वेच्छा है, आपकी अगर इच्छा है, स्वयं की इच्छा है, तभी इसमें जुड़िए। स्वयं की इच्छा नहीं है तो कोई दबाव नहीं है। आपको जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो कोनो बात नहीं है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे? इसमें योगदान अपनी स्वेच्छा से होती है, अर्थात स्वयं की इच्छा से होती है। चौथा इसका लाभ ये है कि इसमें लागत कम आती है। सर्व शिक्षा अभियान में क्या होता है? कम लागत आती है। अब कम लागत कैसे आएगा? तो जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाएंगे उनको किताब तो स्कूल में से मिल जाएगा, ड्रेस का पैसा खाता में आइए जाएगा। साइकिल भी कुछ दिन पहले साइकिल भी मिलता था कि आने जाने में अगर दिक्कत है तो साइकिल से आइए, वो भी व्यवस्था किया गया था। खाने के लिए दोपहर में आपको खाने का भी व्यवस्था किया गया है, भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। तो सारा व्यवस्था तो पहले ही से कर दिया गया है। बस खर्च किसका लगेगा? तो कॉपी कलम का लगेगा और आपका समय का खर्च लगेगा। वहाँ पे आप समय वहाँ दे रहे हैं तो आपका समय वहाँ खर्च हो रहा है, तो लागत तो कम अबे करेगा। किसका लागत? आम नागरिक का लागत कम आएगा, लेकिन इसका सरकार का बजट ज़्यादा बनेगा। काहे कि हर बच्चों को खाना खिलाना, हर बच्चे को साइकिल बांटना, हर बच्चे को ड्रेस का पैसा देना, तो सरकार का लागत तो लगेगा, लेकिन आम नागरिक का लागत इसमें बहुत कम आती है। तो फायदा हम ही लोगों को चाहिए, तो हम लोग को तो फ़ायदा तो मिल ही रहा है। पांचवा इसका लाभ यह है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यक्रम है। कितने साल के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वे आराम से जाएंगे। पहले आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल में जाएंगे, फिर उसके बाद हाई स्कूल में जाएंगे। 1 रुपया कहीं नहीं देना है। न आपको आंगनबाड़ी में देना है, न प्राथमिक विद्यालय में देना है, न मिडिल स्कूल में देना है, न हाई स्कूल में देना है। पढ़ाई के लिए एक भी फीस आपको नहीं देना है। तो 6 साल से लेके 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि 6 साल से लेके 14-15 साल तक जब आप जाइएगा तो मैट्रिक तो आपका कंप्लीट हो गया। 14-15 साल में आपका मैट्रिक आराम से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पीजी कीजिए, वो सब अलग की बात है। तो अभी हम मेन कहाँ फोकस करना है? सर्व शिक्षा अभियान पर। आज सर्व शिक्षा अभियान का यही लाभ था। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सर्व शिक्षा के अभियान, उसके उद्देश्य और उसके लाभ। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।